छिपकली जैसे जीव। जब शुनेन ने बताया कि ये सामग्रियां आसानी से मिलती हैं, तो रकरक को अजीब अशुभ अनुभूति हुई। ये भयावह था जिसे वह शुनेन से समझेगा। मुझे पता है कि रकरक को सिहरन क्यों हुई, पर मैं सस्पेंस नहीं बिगाड़ूंगा। वह अन्य योद्धाओं के साथ द्वीप की ओर तैर रहा है। किनारे पहुंचते ही पूरे छिपकली जैसे जीव उन पर झपटते हैं। ओवेन अपने बेटे यान को गले लगाता है। फिर रकरक यूरी को बच्चों को निकालने का काम देता है। वह छिपकलीनुमा जीवों को, मेंढकों को भ्रमित करने का आदेश देता है। यूरी समझता है कि वे हमला करेंगे और दुश्मन को घेर लेंगे। रकरक इसकी पुष्टि करता है। दुश्मन का ध्यान गांव के सामने होते ही वह झील पार कर हमला करेगा। यूरी को अपने सरदार की चिंता है, लेकिन रकरक उसे भरोसा देता है कि सब सही होगा, खासकर क्योंकि दुश्मन अब पहले जैसे नहीं है। साथ ही छिपकली जैसे जीवों को उनके देवता से नया आशीर्वाद मिला है। उनकी काली खाल अब चांदनी में चमक रही है। दृश्य मेंढक जैसे जीवों के गांव की ओर जाता है। दुश्मन के आने से हर कोई घबराकर भाग रहा है और गांव खाली करने की कोशिश कर रहा है। ठीक उसी समय राकराक और उसके साथी गांव के दूसरी तरफ से आकर हंगामा करते हैं। यूरी और उसके साथी पहले से ही उत्पात मचा रहे थे और राकराक तुरंत उनके साथ शामिल हो जाता है। मेंढकों का महान सरदार दो सिर वाले राक्षस से प्रकट होकर उसे बचाने की विनती करता है। दो सिर वाले देवता के लिए दिए बलिदान के बदले उसे यही मिलना चाहिए था। रकरक ने एक भाले से उस दुश्मन का मुंह भेद कर उसे मार डाला। एक तरफा नरसंहार में हर मेंढक मानव मारा गया। इस दौरान छिपकली मानव चिल्लाते और शुनेन को खोजते रहे। वह आदमी एक झोपड़ी में छिपा था, गहरे सदमे में। इतनी संख्या और उन्नत हथियारों के बावजूद मेंढक मानव कैसे हार गए? अंततः रकरक ने उसे खोज लिया, जो चुपके से उसके पीछे आ गया था। पीछे किसी की मौजूदगी से शुनेन भयभीत होकर गिर जाता है। रकरक उसे उठने और हथियार उठाने को कहता है। वह शुनेन को योद्धा की तरह मरने का मौका देना चाहता है, पर शुनेन कायर है। मृत्यु के सामने सम्मान का कोई अर्थ नहीं। वह उनके साथ बिताए पलों के लिए दया की भीख मांगता है। वह धनुष बनाने की सामग्रियों का रहस्य बताने को तैयार है। वह उन जीवों के बारे में भी बताएगा जिनसे धनुष की डोरियों की नसें ली जाती थीं। कांपती आवाज में वह स्वीकार करता है कि वे नसें छिपकली जैसे इंसानों से ली गई थीं। शुनेन को एहसास होता है कि उसने भयावह जानकारी देकर स्थिति बिगाड़ ली है। रकरक शुनेन के कबूलनामे को स्वीकार करता है और सौदा मानकर उसे जिंदा छोड़ देता है। आखिरकार रकरक को उससे कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं थी। उसने शुनेन को भागने का आदेश दिया। मेंढक मानव जंगल की ओर भागा। रकरक ने उसे इसलिए छोड़ा ताकि वह अपने निशाने का अभ्यास कर सके। अगले दिन हमें पेड़ से बंधा मेंढक मानव का शव मिला। छिपकली मानवों के सरदार रकरक ने नए धनुषों का परीक्षण किया, जिनमें खास डोरियां थीं। अभी उनकी समस्या रस्सियों की कमजोर मजबूती है, ज्यादा जोर पर टूट जाती हैं। ओवेन मानते हैं कि मौजूदा सामग्री से मजबूत कुछ नहीं है। रकरक भी जानता है। यही कारण है कि वह यहां हमेशा नहीं रुकेंगे। सर्दी आ रही है, उन्हें भैंसों के लिए गर्म जगह जाना होगा। ओवेन के योद्धा मुखौटे के कारण रकरक को लगता है कि वह शिकार पर गया होगा। ओवेन गर्व से कहता है कि उसने सभी मेंढक मानवों को मार डाला है। फिलहाल धनुष की डोरी की सामग्री की चिंता नहीं करनी होगी कुछ समय के लिए। फिर हमें अतीत की झलक मिलती है, जब शुनेन के पैर में चोट लगी और वह गिर पड़ा। दूसरे छिपकली जैसे लोग उसे मारने को बेताब थे। ओवेन ने जिम्मेदारी ली और उस मेंढक को मारने का निर्णय लिया। मेंढक जैसे लोगों के कबीले का मुखिया ओलोई भी अपने बेटे की तरह मारा गया। अब उसकी हड्डियां शायद किसी और के सिर की शोभा बढ़ा रही होंगी, जैसे शुनेन की हड्डियां ओवेन के सिर की शोभा बढ़ा रही हैं। जैसे ही ओवेन कुछ अहम समझाने वाला था, जेल आ गई और उसने एक बच्चे को पेड़ के पीछे छिपते देखा। उसने जानबूझकर बच्चे को चौंकाया और पूछा कि क्या वह मुखिया से बात करने आया है। तभी जेल ने बच्चे के हाथ से गिरी छोटी लकड़ी की मूर्ति देखी। जब वह मूर्ति रकरक को दिखाई गई तो उसने उसे अपना रक्षक बताकर तुरंत पहचान लिया। वे हैरान थे कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बारीकी से मूर्ति बनाई है। प्रशंसा पाकर बच्चा खुशी से बोला कि वह इसे राकराक को देने जा रहा था। जेल ने बताया कि बच्चे एक दूसरे के लिए मूर्तियां बनाते हैं। बच्चे ने गर्व से कहा कि उसकी मूर्ति उनके रक्षक की है, जिसने उन्हें राक्षस से बचाया। राकराक को रक्षक की मूर्तियां रखना अच्छा लगा। अगर सभी के पास एक हो तो वे अधिक सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करेंगे। इसलिए वह सबको एक रखने की सलाह देता है। मूल बातचीत पर लौटते हुए रकरक ओवेन से पूछता है कि वह पहले क्या कह रहा था। धूसर छिपकली बताती है कि उन्हें उस गुफा में कुछ अजीब चीज मिली है जहां मेंढक जैसे लोग छिपे थे। फिर वह सबको सुरंग तक ले जाता है। गुफा पहुंचते ही वे बिना झिझक के अंदर जाते हैं। यहां आए सभी मेंढक मानव मारे जा चुके थे, यानी फिलहाल किसी को इस जगह का पता नहीं है।
अचानक उनकी नजर एक विशाल पत्थर के पहिए पर पड़ती है जिस पर जटिल नक्काशी है। अविश्वसनीय है कि किसी ने इतने कठोर पत्थर को इतनी सटीकता से तराशा। चौंकाने वाली बात यह है कि इस पत्थर पर बनी आकृतियां उसी कोलियोप्टेरा जीव से मिलती हैं जिसे उन्होंने पत्थरों से कुचल दिया था। लगता है नेबुला को भी नहीं पता कि वह क्या है। पहली नजर में वह सिर्फ अनुमान लगा सकता है कि वे किसी प्राचीन खंडहर के पास हैं। इस नष्ट संसार में हर प्रकार के प्राचीन खंडहर मिलते हैं। हर खंडहर में अनूठा जान या खजाना छिपा होता है। अगर उन्हें खजाना मिलता है तो असाधारण क्षमताओं वाली वस्तुएं या भयानक राक्षसी शक्तियों वाली वस्तुएं मिल सकती हैं। लेकिन इस युग में जहां सभ्यता अभी भी प्रारंभिक चरणों में है, प्राचीन ज्ञान प्राप्त करना उतना लाभदायक नहीं है जितना लगता है। आदिम घुमंतु ये नहीं जानते कि यह क्या है। कोई भी वस्तु जो विशेष पदार्थ बनाए या बदले वह सिर्फ अपने क्षेत्र में काम करती है। लकरक के लिए जो घुमंतु है ये बेकार है। थोड़ी संभावना है कि यह अनोखी हो, लेकिन नेबुला को उम्मीद है कि यह राक्षसी नहीं है, वरना उनकी मुश्किल होगी। जैसे ही वे विशाल शिलाखंड के पास से गुजरते हैं, उन्हें बिजली की भनभनाहट सुनाई देती है, मानो संवाद कर रही हो। एक अज्ञात सत्ता उन अजनबियों का स्वागत करती है जिन्होंने राक्षसी दुनिया में कदम रखा। अंदर जाते ही छिपकली जैसे प्राणी खुद को घूमती सीढ़ियों के भूल भुलैया में पाते हैं। आगे बढ़ने के बजाय भ्रमित करने वाली निगाहें। रकराक नीचे कूदने का सुझाव देता है, लेकिन वे चूहों के झुंड से रुक जाते हैं। ये चूहे सामान्य नहीं लगते, वे गुर्रा रहे हैं। जाल कहता है कि ये न्यूट्रिया है। पहले भी न्यूट्रिया खाए हैं, पर ये बड़े और अलग दिखते हैं। न्यूट्रिया आमतौर पर समूहों में नहीं होते और आक्रामक भी नहीं होते। शायद वे इस जगह की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए रकरक अपने सैनिकों को लड़ाई के लिए तैयार होने का आदेश देता है। विशालकाय चूहे दुश्मनों की ओर झपटते हैं, लेकिन भाले और आंसुओं से घायल होकर मर जाते हैं। उनसे निपटने के बाद रकरक को इतना मांस बर्बाद होते देखकर बुरा लगता है और वह उन्हें खाने का सुझाव देता है। जाल तो इन चूहों को पालतू बनाकर भैंसों की तरह पालने का भी सुझाव देता है। खेती में ओवेन का सुझाव है कि मछली पालन बेहतर हो सकता है। मछलियां पालना आसान है, वे अंडे देती हैं और खुद देखभाल करती हैं। वे बांध बनाकर अंडे से बच्चे निकलने के मौसम में मछलियों को फंसा सकते हैं। अचानक छिपकली जैसे दिखने वाले आदमी को घायल न्यूट्रिया को छूने से बिजली का झटका लगता है। रकरक भी उसे छूता है और उसे भी झटका लगता है। पता चलता है कि ये न्यूट्रिया में बिजली नामक राक्षसी ऊर्जा है। वे शारीरिक संपर्क से दुश्मनों पर बिजली गिरा सकते हैं। नेबुला का सबसे बुरा मंजर सच हो गया है। यह राक्षसी खंडहर है, हालांकि बिजली की शक्ति कमजोर मानी जाती है। अगर रकरक इस खंडहर के अंत तक पहुंचे तो उसे राक्षसी शक्ति मिल सकती है, लेकिन इसे पाकर वह तुरंत जादूगर नहीं बनेगा। हर पीढ़ी के साथ भावी वंशज सच्चे जादूगर बनेंगे। एक नष्ट दुनिया में जादू और दैवीय शक्ति के बीच संघर्ष है। कहानी के अनुसार जादू का स्रोत ईश्वर नहीं बल्कि प्राचीन बुराई है, इसलिए उच्च जादूगर देवताओं पर निर्भर नहीं रहते। उनका लक्ष्य अपनी शक्ति बनाना है। जैसे जैसे लोग जादूगरों से प्रभावित होते हैं, कई लोग देवताओं में विश्वास खो देते हैं। इस विश्वास की कमी से खिलाड़ी जादू का रास्ता अपनाने में हिचकते हैं। एक खामी है जिसका खिलाड़ी लाभ उठा सकते हैं, पर इससे कई जटिलताएं उत्पन्न होती हैं। अब हम राक की ओर लौटते हैं, क्योंकि वह क्षण आ गया है जब राक्षसी अवशेष अपने लक्ष्य को आकर्षित करना शुरू करता है। राक्षसी सत्ता प्रकट होती है और टेलीपैथी से राक से बात करती है। वह पूछती है कि क्या राक इस शक्ति को चाहता है। अगर हाँ, तो वह उसे शक्ति देने को तैयार है। जाउल ने देखा कि रकरक खोया है और लौटने का सुझाव दिया। रकरक ने कहा कि वह ठीक है और चूहों को नष्ट करने का आदेश दिया। रकरक ने महसूस किया कि वह अकेला है जो टेलीपैथी से प्राणी को देख सकता है। उसने प्राणी से उसकी पहचान पूछी। प्राणी ने कहा कि वह इस स्थान की रक्षक आत्मा है जिसे केवल महान शक्ति वाले देख सकते हैं। रकरक को संदेह होता है कि यह किस शक्ति की बात है। वे बिना शब्दों के संवाद कर सकते हैं, पर गहरे विचार नहीं पढ़ सकते। नेबुला रकरक को जादू की आत्मा के बारे में चेतावनी देने का सोचता है, पर रुक जाता है जब वह रकरक की प्रोफाइल में छल देखता है। नेबुला को नहीं पता यह कब जोड़ा गया। शायद शुनेन की चालों से रकरक ने इसे अर्जित किया। इससे नेबुला को थोड़ी राहत मिलती है और वह यह निर्णय लेता है कि फैसला पूरी तरह से रकरक पर छोड़ देना चाहिए। उस सत्ता के पास जाकर वह बिजली के गुणों के बारे में कुछ जानकारी साझा करती है। शाइन वह शक्ति है जो झुलसा देने वाली गर्मी से सभी जीवन को जला सकती है। तेज सूरज की तरह दमकता रकरक यह शक्ति हासिल कर सकता है। स्वाभाविक रूप से उसे इसे नकारने का कारण नहीं दिखता। तभी आत्मा धोखे से बचने के लिए शर्त रखने की कोशिश करती है। रकरक तुरंत प्रस्ताव ठुकरा देता है। आखिर यह मुफ्त नहीं है। आत्मा जल्दी से बातचीत संभालने की कोशिश करती है और कहती है कि शर्त पूरी करना मुश्किल नहीं। फिर भी रकरक निराशा जताता है। अगर आत्मा को अदला बदली चाहिए थी तो उसे पहले ही बता देना चाहिए था। फिर भी वह शर्त सुनने को तैयार है, लेकिन आत्मा को चेतावनी देता है कि अब इधर उधर की बातें न करे। वह सब कुछ साफ साफ सुनना चाहता है। अगर वह कुछ भी छुपाती है तो बातचीत खत्म। तभी जेल बीच में आकर बताती है कि वे जाने के लिए तैयार हैं।
रक्रक उसे बाकी लोगों के साथ आगे बढ़ने का आदेश देता है। वह कुछ देर बाद सोचकर उसके पीछे आएगा। आत्मा अपनी शर्तें रखती है, कहती है कि वह खंडहर में कैद है और स्वतंत्र नहीं घूम सकती। वह चाहती है कि रक्रक नीचे जाकर रक्षक को मारे। मुक्त होने पर वह अपनी शक्तियां देने का वादा करती है। रक्रक पुष्टि चाहता है, क्या उसे भी वही शक्ति मिलेगी जो दुश्मनों को बिजली से मार सके? आत्मा कहती है उसकी शक्ति बिजली है। अभी यह सिर्फ चिंगारियों के रूप में दिखता है, लेकिन हर बार इस्तेमाल पर यह और शक्तिशाली बनता है। अंततः रक्रक बिजली उत्पन्न करने में सक्षम होगा। अपनी विकास क्षमता के कारण रक्रक इतना शक्तिशाली हो सकता है कि देवता को चुनौती दे सके। यह शक्ति एक व्यक्ति के लिए बहुत अधिक है, इसलिए रक्रक इसे अपने कबीले के साथ साझा कर सकता है, या वह इसे किसी अनुष्ठान के माध्यम से पूरी तरह अपने लिए रख सकता है। रक्रक आत्मा जो भी बात समझाती है वह सब कुछ स्वीकार करता है, लेकिन फिर भी उसे एक बात समझ में नहीं आती, इतनी शक्ति वाले प्राणी को सीलबंद क्यों किया गया? खैर, आत्मा के अनुसार वही शक्ति उसका पतन बनी। लोग शक्ति को खतरे मानकर डरते हैं और इसे बंद कर देते हैं। रक्रक को यह विडंबना लगती है कि आत्मा स्वीकार करती है कि वह खतरनाक है। उसे लगता है कि आत्मा कुछ छिपा रही है, या तो शक्ति इतनी बड़ी नहीं जितनी बताई जाती है, या नुकसान अधिक है। अगर आत्मा सच बता दे तो अच्छा होगा, पर रक्रक नहीं चाहता कि मामला बिगड़े, इसलिए वह गुफा का द्वार बंद करने का सोचता है ताकि कोई यहां ना आ सके। आत्मा घबराकर सब बताने का वादा करती है। वह खुद को उन प्राचीन राक्षसों का वंशज कहती है जो अतीत में दुनिया पर राज करते थे और जिन्हें समय ने भुला दिया है। वह देवता इतने पुराने हैं कि अपनी उत्पत्ति भूल चुके हैं। यह आत्मा भी नहीं, चाहे जितना प्रयास करे, बस जानती है कि अनंत काल तक कैद है। एक अज्ञात स्रोत की शक्ति लोगों को मोहित करती है, लेकिन हमारी छिपकली अलग है। वह इस शक्ति में नहीं फंसती। रक्रक और मेंढक जनजाति के नेता सत्ता के नशे में चूर आदर्श उदाहरण है। विशेषकर राक्षसी जादू ही वह जादू है जो लोगों को सबसे अधिक मदहोश कर देता है। इससे भी बुरी बात यह होती है कि यह आत्मा जो डंक मारने वाली मछली की तरह दिखती है, किसी भी अनजान व्यक्ति को अपनी शक्तियां दे सकती है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति नेक इरादों वाला है या बुरे इरादों वाला। देवता अपनी इच्छा से शक्ति देते हैं, लेकिन इस आत्मा का वरदान किसी के भी हाथ में आ सकता है, यहां तक कि अयोग्य व्यक्ति के भी। स्थिति को और भी बदतर बनाने के लिए जो कोई भी इस राक्षसी शक्ति का उपयोग करता है, वह इसे और भी अधिक बढ़ा सकता है और अधिक शक्तिशाली बन सकता है। अंततः इस सर्वशक्तिमान शक्ति का धारक देवताओं को पूरी तरह से नकार देगा और उन्हें कोई महत्व नहीं देगा। इस परिणाम से बचने के लिए रक्रक इस शक्ति को पूरी तरह से अपने लिए लेने पर विचार करता है, ताकि वह इसे अपने नियंत्रण में रख सके और इसका सही उपयोग कर सके स्वयं में ही। विशेष रूप से क्योंकि यह वास्तव में दुर्जेय और अवर्णनीय रूप से शक्तिशाली है, यह भविष्य के युद्धों में निश्चित रूप से काम आएगा। अंत में रक्रक एक मुख्य शर्त के साथ स्टिंगरे को मुक्त करने का निर्णय लेता है। पहली शर्त यह है कि रक्रक चाहता है कि उसका कबीला ही इस शक्ति का एकमात्र स्वामी हो। वह यह भी चाहता है कि ये शक्तियां ऐसी प्रतीत हों मानो देवताओं द्वारा प्रदत्त हों। इस तरह कोई भी ईश्वर में अपना विश्वास नहीं खोएगा, वास्तव में उनका विश्वास और भी मजबूत होगा। रक्रक का मानना है कि इस तरह की शक्ति उसके कबीले को अद्वितीय बनाएगी और अन्य सभी पर हावी करेगी। दूसरी शर्त यह है कि वह चाहता है कि स्टिंगरे उसके भगवान पर विश्वास करे। स्टिंगरे को यह विचार हास्यास्पद लगता है, क्योंकि राकराक के देवता से कहीं अधिक प्राचीन प्राणी के लिए यह अजीब है। देवता राक्षसी जादू की शक्तियों से घृणा करते हैं, लेकिन राकराक मानता है कि उसका भगवान साधारण नहीं है। नीला कीट देवता मूल्यवान प्राणियों के प्रति उदार है। क्योंकि स्टिंगरे काफी उपयोगी है, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नीले कीट देवता इसे पहले ही स्वीकार कर लेंगे। फिर भी स्टिंगरे को यकीन नहीं है कि जिस देवता रक्रक की बात हो रही है वह इसे स्वीकार करेंगे या नहीं। रक्रक तुरंत वादा करता है कि अगर स्टिंगरे उसकी शर्तें मान लेता है तो उसका देवता इतना दयालु है कि वह एक अपवाद बना देगा। तब स्टिंगरे एक छोटा सा रहस्य बताता है। वह न केवल इस खंडहर में फंसा हुआ है, बल्कि इस जगह का एकमात्र शासक भी है। यहाँ सब कुछ, जीवों से लेकर रक्रक तक, बस उसके सेवक हैं। स्टिंगरे ने रक्रक की शक्ति को परखने के लिए उसे मुश्किल में डाला। इसके लिए वह माफी मांगता है, लेकिन रक्रक उसे माफ करने को तैयार है। आखिर वह जीव के नजरिए को समझता है। वह जानता है कि आत्मा इस शापित जगह से निकलकर दुनिया की खूबसूरती देखना चाहती है। आखिरकार वह सता रक्रक का नाम पूछती है और छिपकलीनुमा प्राणी खुशी से बता देता है। इसी के साथ स्टिंगरे का परीक्षण समाप्त हो जाता है। अब समय है कि वह रक्रक को उसकी शक्ति दे। तुरंत नेबुला को एक आत्मा की सूचना मिलती है जो उसकी अधीनता चाहती है। इसे स्वीकार कर नेबुला को राक्षसी जादू, विशेषकर बिजली पर प्रभुत्व मिल जाता है। नेबुला सभी परिणामों से संतुष्ट है। राक्षसी जादू को वश में कर डिवाइन में समाहित करना उसके लिए महत्वपूर्ण है। दंड के बिना राक्षसी शक्ति का उपयोग करने का यही तरीका है। इसका श्रेय रक्रक को है, जिसने स्थिति को समझा और सही संभाला। 9 साल बीते हैं और दृश्य छिपकली मानवों की वेदी पर जाता है। खबर फैल चुकी है कि नीले कीट देवता ने रक्रक को गर्ज और बिजली की शक्ति दी है। एक व्यक्ति महान रक्रक की गाथाएं सीख रहा है। इन कहानियों को फैलाने वाला छिपकली मानव रक्रक का प्रशंसक है। मनुष्य नहीं समझता कि कीड़ों का देवता उसे बिजली और गर्ज क्यों देगा।
इस पर कहानी सुनाने वाला छिपकली मानव एक नया दृष्टिकोण देता है। इसे समझाने का आसान तरीका है बिजली के नीले रंग और नीले कीट देवता की कल्पना करना। मनुष्य इस बात को लेकर असमंजस में है कि उनका क्या संबंध है। स्पष्टीकरण के बाद भी वह विषय छोड़ देता है और अपना परिचय हवी के रूप में देता है। जैसे ही हवी छिपकली जैसे प्राणी का नाम जानना चाहता है, परिचय समाप्त हो जाता है। पहाड़ी के नीचे कुछ अवांछित आगंतुक, जिन्हें ग्नोल्स कहते हैं, प्रकट हो गए हैं। छिपकली जैसे प्राणी हवी से पूछते हैं कि क्या वह इन घुसपैठियों की पहचान कर सकता है। शायद वे सालकाइट के अधीनस्थ हैं। वह व्यक्ति गहराई से सोचते हुए देखता है और महसूस करता है कि सामने से आने वाला खतरा निहत्था है और उसमें कोई सतर्कता दिखाई नहीं दे रही है। इतना नहीं, उनके पास कुछ हथियार नहीं है जिसे वे भटकते हुए और आसानी से लेते हैं। ये स्थिति उन्हें चिंतित करती है क्योंकि बिना किसी हथियार के खतरा और बड़ा हो सकता है। ये देखकर वह सोचता है कि शायद उन्हें किसी प्रकार की सहायता या समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। भटकते हुए ग्नोल्स, जो छिपकली जैसे दिखने वाले प्राणियों के रूप में जाने जाते हैं, हवी द्वारा दिए गए विस्तृत विवरण के लिए उसकी बहुत सराहना करते हैं। रहस्यमय छिपकली जैसे दिखने वाले प्राणी ने अंततः अपने सिर से हुड हटा दिया, जिससे उसका चेहरा प्रकट हो गया और उसने अपने सामने सीधा लक्ष्य चसाते हुए तीर चलाया। वह छिपकली जैसा दिखने वाला प्राणी ओवेन था। उसने अपना तीर चलाया और उन ग्नोल्स को उसी समय बिजली का झटका लगा। यह बिजली का झटका उन भ्रमित ग्नोल्स के लिए पर्याप्त सबूत था कि जिसका वे सामना कर रहे हैं वह उन चुने हुए लोगों में से एक है। वे बचे हुए समय में पीछे हटने का निर्णय लेते हैं। इसी बीच ओवेन अपना नाम बताता है, जिससे हवी चकित रह जाता है। यह ओवेन है, महान कहानीकार। उससे मिलना इस व्यक्ति के लिए सम्मान की बात है। अपनी शक्तियों का उपयोग करने के बाद ओवेन थका हुआ महसूस करता है और सांस लेते हुए बातचीत जारी रखने का निर्णय लेता है। कुछ देर बाद उसे लंबी पाइप पीते देखा जा सकता है। अफवाहें हैं कि चुने हुए लोग अपनी शक्तियों का उपयोग करने के तुरंत बाद इस पाइप को पीते हैं। कुछ धुआं उड़ाने के बाद ओवेन को ताजगी महसूस होती है और वह बातचीत जारी रखता है। वह आदमी पूछता है, इतनी शक्ति होते हुए भी ओवेन किसी की सेवा क्यों करता है? मतलब उसे अपने भगवान के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए, पर क्यों अकेले कठिन जीवन जीता है? ओवेन धुएं का बादल छोड़ता है, इशारा करता है कि उसके पास कुछ और कारण है। वह पापी है जिसने अपने लोगों के साथ विश्वासघात किया। फिर भी कहानियों से खुद को सुधारने और गलतियों का प्रायश्चित करने का मौका मिला। उसे महाद्वीप में नीले की देवता और मुखिया रकरक का नाम फैलाना है। उसने पश्चाताप का मार्ग चुना और अब तक सफल रहा है। इस क्षेत्र में ब्लैक स्केल जनजाति को हर कोई जानता है और रकरक, जो महायाजक है, प्रमुख को बहुत सम्मान से देखा जाता है। बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ओवेन उस व्यक्ति से पूछता है कि क्या वह भी उसी की तरह एक घुमकर है। उस व्यक्ति ने अपना परिचय देते हुए कहा कि वह ऑटोमेशन कैसल से है। यह नाम ओवेन ने पहले कभी नहीं सुना था, इसलिए वह थोड़ा आश्चर्यचकित था। फिर वह व्यक्ति अपने इरादों के बारे में विस्तार से बताता है। उसने बताया कि वह ऑटोमेशन कैसल के स्वामी का एक महत्वपूर्ण संदेश पहुंचाने के लिए ब्लैक स्केल जनजाति को ढूंढने आया है। खैर, यह बात ओवेन के पक्ष में ही जाती है। वह अपने साथी को सीटी बजाकर बुलाता है। उसका साथी एक विशाल पक्षी है जो तुरंत अपने स्वामी के पास लौट आता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह आदमी कुख्यात कॉकैट्रिस को पालतू देखकर चौंकता है। ओवेन उसे सुधारता है। वह कहता है कि इस जानवर को कॉकाडू कहते हैं, जो कॉकाट्रिस और मुर्गी का संकर है। फिर वह पक्षी की पीठ पर चढ़ जाता है और उस आदमी से भी ऐसा करने को कहता है। वह रकरक से मिलने जा रहा है ताकि वह आदमी ब्लैक स्केल जनजाति से मिल सके। इस उपकार के बदले ओवेन चाहता है कि वह आदमी उन अनकही कहानियों को सुने जो वह साझा करना चाहता है, जो नीले की देवता और महान रकरक की गाथा पर आधारित है। दृश्य सड़क पर ब्लैक स्केल जनजाति पर केंद्रित होता है। यूरी अपने सरदार को दुखद समाचार देता है कि स्टारगेजर की मृत्यु निकट है। उसने रकरक से बात करने का अनुरोध किया। रकरक मार्च रोकने और यहीं रुकने का आदेश देता है। स्टारगेजर का मृत्यु की भविष्यवाणी करना प्रमाण है कि वह सच में मरेगा। वह महान भविष्यवक्ता साबित हुआ है। अब उसके अंतिम संस्कार की तैयारी करनी होगी। आज रात रकरक के लिए दुखद रातों में से एक होगी। दृश्य शिविर की ओर जाता है जहां तारामंडल का जहाज है। रकरक पहुंचता है। नर्स उसका स्वागत करती है। वह बूढ़े की स्थिति बताती है और छोड़ देती है। बूढ़ा इतना कमजोर है कि आंखें खुली रखना भी थका देने वाला है। अंतिम क्षणों में वह जीवन पर सोचता है। वह जीवित रहा। उसने अनजान इलाकों की यात्रा की और अनोखी बातें सीखीं। यात्रा में उसने हाथ खो दिया और समाज से बहिष्कृत हुआ। फिर उसकी मुलाकात कबीले के मुखिया रकरक से हुई और उसने जान से तारों की शिक्षा दी। अब वह जीवन के उस मोड़ पर है जब हर प्राणी को अनंत नींद चाहिए। पर जाने से पहले वह मुखिया के साथ अंतिम क्षणों की खुशी महसूस करता है। रकरक ऐसा सवाल पूछना चाहता है जिसका जवाब शायद ही कोई दे सके। मृत्यु के बाद क्या होता है? ईश्वर ने उसे चुना है, इसलिए वह इस जिज्ञासा को शांत कर सकता है। वह जानना चाहता है, मृत्यु को शाश्वत नींद क्यों कहते हैं? क्या मृतक सपने देखते रहते हैं? क्या कोई हमेशा बुरे सपने देख सकता है? रकरक साफ कहता है कि वह इन कठिन सवालों का जवाब नहीं दे सकता। उसे यह भी नहीं पता कि वह इस दार्शनिक प्रश्न का उत्तर देने के योग्य है या नहीं। तारामंडल का खोजी याद करता है कि भृंग देवता हमेशा उन्हें सही रास्ता दिखाते थे जब वे भटकते थे। शायद मृत्यु के बाद भी देवता ऐसा ही करेंगे। क्या वे भटकती आत्माओं का मार्गदर्शन करेंगे? फिलहाल रकरक तारामंडल का खोजी की बात से सहमत है। जैसे वे नश्वर धूल में खो गए थे, तब भृंग देवता ने मार्गदर्शन किया था। वे अब भी उनका मार्गदर्शन करेंगे, परलोक की यात्रा में भी। खगोल शास्त्री को पूरा विश्वास है
वह परलोक के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक है। वह बिना तैयारी अपने देवता से मिलने की यात्रा की शुरुआत नहीं करना चाहते। रक को लगता है कि ऐसा करना ज्यादा मजेदार होगा। वह परलोक को एक विशाल घास के मैदान के रूप में देखते हैं जहां कोई क्षितिज नहीं है। आप अनंत तक दौड़ सकते हैं, हवा खुशी से फुसफुसाती है और आपके पैरों के नीचे मुलायम घास है। थकने पर आराम के लिए चट्टानी टीले हैं और बदलता मौसम जो हर ऋतु के साथ बदलता रहता है। स्टारगेजर को उम्मीद है कि परलोक में उसका घर होगा जहां वह थक कर लौट सके। उसे ऐसा तंबू नहीं चाहिए जो हवा से उड़ जाए, उसे एक मजबूत घर चाहिए। स्टारगेजर को तंबू पसंद नहीं है और सच कहें तो वह अभी एक तंबू में आराम कर रहा है। उसे शिकायत नहीं है, पर जल्द ही उसे रहने की जगह मिल जाएगी। उसे चिंता होती है कि परलोक में तारे होंगे या नहीं। रक आश्वस्त करता है कि ईश्वर दयालु है। वह आकाश में तारे लगाएगा ताकि हर कोई घर का रास्ता खोज सके। उसी क्षण रक को नीली तितलियां दिखती हैं, जो संकेत है कि ईश्वर उन्हें देख रहा है। ईश्वर तारामल के दर्शन करने वाले की आत्मा लेने आया है। आत्मा ले जाने के बाद बूढ़ा प्राणी अनंत नींद में सो जाता है और उसका नश्वर अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब नेबुला के लिए समय है कि वह अपने लोगों की इच्छानुसार परलोक का निर्माण करे। सिस्टम उसे बताता है कि परलोक निर्माण की सभी शर्तें पूरी हो चुकी हैं, जिससे निर्माण शुरू करने का विकल्प मिलता है। उसके पास पर्याप्त संसाधन, स्तर, आस्था और आत्माओं का बड़ा संग्रह है, जिससे वह परलोक का निर्माण शुरू कर सकता है। वास्तव में इस खेल में परलोक एक महत्वपूर्ण पहलू है। एक अच्छा परलोक बनाकर खिलाड़ी की जीत की संभावना काफी बढ़ जाती है, जैसे नेक जीवन जीने वालों के लिए स्वर्ग के द्वार खोलना और पापियों को दंडित करना। ये नैतिकता और मूल्यों को सुदृढ़ कर सकता है या योद्धाओं के प्रशिक्षण मैदान के रूप में कार्य कर सकता है। यह खेल मृत योद्धाओं को वापस भेजने की अनुमति देता है, जिससे वे युद्ध में गुप्त तुरूप के पत्ते बन सकते हैं और खिलाड़ी को लाभ मिलता है। बाद में नेबुला तितलियों को छोड़ देती है, मृतकों की आत्माओं का प्रतीक, और उन्हें आदिम प्रेयरी में बसने देती है। इस बड़े घास के मैदान पर पहली बार तारामंडली का दर्शन करने वाला सब कुछ महसूस कर सकता है। उसे लगता है कि वह कल्पना नहीं कर रहा, सपना नहीं देख रहा। यही परलोक है, वह मैदान जिसकी उसने और राक ने कल्पना की थी। यहां पत्थर के टीले या कक का घर नहीं है, लेकिन लालच नहीं करना चाहिए। अब उसे घर की जरूरत भी नहीं लगती। ये जगह बिल्कुल सही है, एक उपहार जिसे हर कोई संजोना चाहेगा। और भी छिपकली जैसे प्राणी यही हैं, इसलिए सो रहे छिपकली जैसे प्राणियों में से वह अकेला जाग रहा है। वह उन्हें परेशान नहीं करता और आराम करने देता है। उनके बीच एक बच्चा भी है, एक छोटा छिपकली जैसा प्राणी जो तारामंडल देखने वाले को परिचित लगता है। अगर याददाश्त सही है तो एक बार गोब्लिन गठबंधन ने हमला किया था, जिसमें कई छिपकली जैसे प्राणी मारे गए थे। धूर्त बदमाशों ने कबीलों को एकजुट कर बच्चों और बूढ़ों को निशाना बनाया। स्टारगेजर को लगा कि उनका अंत निश्चित है। तभी एक युवा छिपकली मानव हथियार लेकर अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए आया। वह उन बच्चों में से था जिन्हें स्टारगेजर ने गणित सिखाया था। उसने स्थिति को समझा और नुकसान को कम करना सीखा, यह सब अंकगणित की बदौलत। वह बच्चा बहादुर था और जनहित के लिए अपनी मृत्यु की ओर बढ़ा। जो योद्धा नहीं लौटे, उनके अंतिम संस्कार में रक क्रोधित था। लोग योद्धाओं को गणित सिखाने के लिए स्टारगेजर को दोषी ठहरा रहे थे। अब वे खतरे में कूदने से नहीं हिचकिचाते थे। दो को बचाने के लिए एक जान देने को तैयार थे। रक शोक के आंसू बहा सकता था। योद्धाओं ने बुद्धिमानी से निर्णय लिया, लेकिन निराशाजनक स्थिति में वह हताशा महसूस कर सकता था। इस युवक के बलिदान से वह अन्य बच्चों के लिए अंकगणित का मार्गदर्शक बना। स्टारगेजर इस बहादुर आत्मा से मिलकर खुश है। कुछ समय बाद वह सोचता है कि उसका ईश्वर क्यों नहीं मिला। तभी वह देखता है कि कोई पेड़ के पीछे छिपा है। वह उसका पीछा करता है और तारामंडल की प्रयोगशाला में पहुंच जाता है। बुद्धिमान छिपकली आगे बढ़ती है, मन में लाखों विचार हैं। वह जानना चाहती है कि उनका ईश्वर इतना दयालु क्यों है, उन्हें क्यों चुना, वे अन्य प्रजातियों से कैसे भिन्न हैं। कक्ष में प्रवेश करते ही स्टारगेजर को एक चबूतरे पर विचित्र यंत्र दिखता है और छत तारों से सजी है। जिज्ञासु छिपकली सीढ़ियां चढ़ती है, मानते हुए कि रक सही था। पत्थर और तारों से बना घर है। मशीन के पास जाकर वह नोजल से झांकता है और आकाशगंगा देखता है। अपनी आंखों से नेबुला देख सकता है। तारों को करीब से देखने का यह पहला अनुभव है। इससे उसकी ब्रह्मांड की समझ बदल जाती है। काश वह इस जान को लोगों से साझा कर पाता तो यह क्रांतिकारी होता। नेबुला उसे देखती है। वह स्टारगेजर को यह दिखाना चाहता है कि उसने पूरा मार्ग अनुसरण किया है। मृत्यु के बाद का जीवन सिर्फ मृतकों का गंतव्य नहीं है। उनके ईश्वर की मान्यताएं अनुयायियों के मूल्यों को आकार देती हैं। वाइकिंग्स की मृत्यु पर लोग वल्हला नामक स्वर्ग की कल्पना करते हैं। कृषकों के लिए वे आड़ू के फूलों से भरे वसंत का सपना देखते हैं। अब कल्पना करें जब कोई विद्वान मृत्यु के बाद के जीवन में प्रवेश करता है। यह तकनीकी उन्नति का आधार है। नेबुला खुश है कि परलोक उसकी योजना के अनुसार चल रहा है, खासकर जब खतरा तेजी से बढ़ रहा है। क्लिप्टियड जनजाति मौजूदा खतरा है।
उनके पास लोहे का उन्नत कौशल और गमची जानवरों को वश में करने की क्षमता है। संक्षेप में, उनकी तकनीकी क्षमता और रणनीतिक चालें ब्लैक स्केल जनजाति से श्रेष्ठ हैं। इस जनजाति की ताकत का कारण शायद किसी खिलाड़ी का समर्थन है। इसका अर्थ है कि युद्ध अपरिहार्य है और नेबुला को तैयारी करनी होगी। खिलाड़ी धीरे धीरे प्रभाव बढ़ा रहे हैं। इसका मुकाबला करने के लिए नेबुला ने कीटों पर प्रभुत्व बढ़ाने में निवेश किया है और वह 3 प्रकार के कीटों का नेतृत्व कर रहा है। एक है टिड्डी दल, जिसे नेबुला झुंड कहता है। वह इनसे उन खिलाड़ियों को नुकसान पहुंचाता है जो खेती पर निर्भर है। दूसरा झुंड है वायरस दल, जिसे होस्ट भी कहते हैं, जिसका उपयोग उसने मेंढक जैसे जीवों के खिलाफ किया। ये जीव रोगों का भंडार बढ़ाते हैं। अंत में घोंसला है जो कीड़े पालता है। यह समूह निष्क्रिय रूप से अनुभव अर्जित करता है, जबकि रकरक पड़ोसी जनजातियों को एकजुट करने पर ध्यान देता है। नेबुला की गति देखकर यकीन है कि वह जल्द ही दक्षिणी प्रायद्वीप ले लेगा। नेबुला की योजना में पहली बाधा ग्नोल जनजाति के कमांडर खिलाड़ी से निपटना है। अब वापस हमारी छिपकली जनजाति की ओर बढ़ते हैं। ओवेन अब हवी के साथ रकरक के विश्राम स्थल पर पहुंच गया है। स्टारगेजर की मृत्यु की खबर से ओवेन खुश नहीं था। स्टारगेजर इतना प्रसिद्ध था कि हवी ने भी उसका नाम सुना था। हवी को शक था कि रकरक आना सही है या नहीं, लेकिन ओवेन ने उसे आश्वस्त किया कि सब ठीक है। ब्लैक स्केल जनजाति इसे शुभ मानती है। जब कोई यात्री अंतिम संस्कार में आता है तो वे अपना दुख साझा कर सकते हैं। अंत्येष्टि समारोह रकरक के सबसे आगे खड़े होने से शुरू होता है। ओवेन और उसका साथी भी शामिल होते हैं। हावी तुरंत ब्लैक स्केल जनजाति के नेता सरदार को पहचानता है, जो खुलकर रो रहा है। ये देख हावी हैरान होता है। उसे उम्मीद नहीं थी कि सरदार ऐसे रोएगा। ओवेन सोचता है, क्या मनुष्य दुख व्यक्त नहीं कर सकते? हुवी कहता है कि मनुष्य भी रोते हैं, लेकिन उनसे उम्मीद होती है कि वे सार्वजनिक रूप से इसे रोकें। रोना कमजोरी माना जाता है, उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखनी चाहिए। ओवेन ने गरिमा का विचार पहले भी सुना है, पर वह हुवी को इसे अन्य छिपकली मानवों को सिखाने से रोकता है। उसका मानना है कि छिपकली मानवों में गरिमा से गहरा गुण है। समारोह के बाद वह अपने मित्र का अभिवादन करता है। रकरक अपने दोस्त को स्टारगेजर के अंतिम संस्कार में देखकर खुश होता है। तभी उसकी नजर ओवेन के साथ आए एक मेहमान पर पड़ती है। ओवेन बताता है कि यह आदमी ऑटोमेशन महल का संदेशवाहक है और कबीले के सरदार से उसका परिचय करवाता है। फिर ओवेन रकरक को उस व्यक्ति के बारे में सारी दिलचस्प बातें बता देता है। कुछ देर बाद रकरक उस मेहमान के सामने बैठता है। बैठक से पहले मेहमान को आराम देना रिवाज है, लेकिन रकरक सीधे काम की बात करना चाहता है। मनुष्य इसे स्वीकार करता है और स्वचालन महल के स्वामी की ओर से उपहार में एक थैली देकर बैठक शुरू करता है। रकरक थैली पकड़ता है और उसमें एक नमक की चट्टान पाता है। मनुष्य कहता है कि सेंधा नमक स्वचालन महल की विशेषता है और यह पहली बार बिना प्रतिफल के उपहार में दी जा रही है। हुवी के शब्दों के चयन से रकरक समझता है कि यह केवल पहली चट्टान है, आगे आएगा। आदमी पुष्टि करता है। रकरक चट्टान को चूर चूर कर देता है। वह हवी को संदेश भेजने का निर्देश देता है। उपहार मिल गया, पर आदमी पूछता है कि रकरक ने चट्टान क्यों तोड़ी। सरदार कहता है कि यह देवता को प्रसन्न करने के लिए था। छिड़काव, जमीन पर सेंधा नमक छिड़कना उनके देवता को प्रसन्न करने का अनुष्ठान लगता है। वह आदमी जानता है कि रकरक उसका मजाक उड़ा रहा है। वे बातचीत करते हैं और निष्कर्ष स्पष्ट होता है। यह रकरक का यह कहने का तरीका है कि उसे ऑटोमेशन कैसल के साथ व्यापार में दिलचस्पी नहीं है। हवी को एहसास होता है कि रकरक कूटनीतिक भाषा पसंद नहीं करता, इसलिए वह सीधे बात करने का फैसला करता है। वह सरदार से पूछता है कि उसने प्रस्ताव क्यों ठुकराया। रकरक अपनी शर्तें स्पष्ट करता है। उसे पहले से ठुकराया प्रस्ताव नहीं पसंद। अगर किसी और ने अस्वीकार किया तो प्रस्ताव का महत्व नहीं। हवी कहता है कि यह प्रस्ताव ब्लैक स्केल कबीले के लिए था, लेकिन रकरक जानता है। ओवेन की मुलाकात इस आदमी से हुई और वह उसे लाया। ओवेन के अनुसार हवी उत्तर से आया था। ऑटोमेशन कैसल पश्चिम में है और सल्कैत की कटीकान जनजाति उत्तर के जंगल में रहती है। यह दिखाता है कि हवी पहले सल्कैत गया था और अस्वीकार होने पर ही लौटा। अब रकरक उस व्यक्ति से सच्चाई जानना चाहता है। वह जानता है कि यह व्यक्ति ऑटोमेशन कैसल का मालिक सीओ हुई है। आगे बढ़ने से पहले ऑटोमेशन कैसल का संक्षिप्त परिचय। किला मिट्टी का है, लेकिन 5 मीटर ऊंची दीवारों से घिरा है। उस युग की तकनीकी उत्कृष्टता इसे इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना बनाती है। यह खोई हुई दुनिया का रहस्य है जिसकी रखवाली मिट्टी के सैनिक करते हैं। इस अज्ञात किले में मानव और जनजातियां सह अस्तित्व में हैं। शत्रु के लिए भौगोलिक लाभ के कारण किले में प्रवेश कठिन है। यह पर्वतीय घाटी महाद्वीप का प्रवेश द्वार है। महाद्वीप पहुंचने के लिए ऑटोमेशन कैसल की सुरक्षा जरूरी है। साथ ही किले में एक नमक खान है जो पशुधन और खाद्य उत्पादन के लिए बहुत कीमती है। बैठक पर लौटते हैं। रकरक स्पष्ट करता है कि वह मुफ्त उपहारों पर विश्वास नहीं करता, और अगर कोई उपहार किसी ऐसे व्यक्ति से आता है जो अपनी पहचान छुपा रहा है तो उसे अस्वीकार करने की संभावना और अधिक होती है।
इसलिए क्योंकि ऑटोमेशन कैसल का स्वामी अपनी पहचान की पुष्टि या इनकार नहीं कर रहा, रकरक का विश्वास बढ़ता है। वह जानता है कि इस व्यक्ति ने नाम सिर्फ यह जानने के लिए बताया कि छिपकली जैसे लोग महल के बारे में कितना जानते हैं। महल के अंदर बहुत कम लोग स्वामी का असली नाम या रूप जानते हैं। 4 वफादार कुलों में भी गिने चुने लोग ही जानते हैं। इसके अलावा स्वामी के वंशजों में हवी नाम आम है और रकरक ने सुना है कि स्वामी के 2 बेटे और 3 बेटियां हैं। यह साफ है कि सामने खड़ा व्यक्ति स्त्री नहीं है। उसके हाथों की जुर्रियां बताती हैं कि वह जवान नहीं है। इस प्रकार रकरक को यह जानकारी मिली कि यह व्यक्ति वास्तव में कौन है। ऑटोमेशन कैसल का स्वामी रकरक की जानकारी से प्रभावित है। उसे याद नहीं कि किसी छिपकली जैसे प्राणी ने इतने महत्वपूर्ण रहस्य लीक किए हों। इसलिए यह सोचना असंभव है कि रकरक ने ऑटोमेशन कैसल में कदम रखे बिना ही इतनी जानकारी हासिल की। आखिरकार उसने जुर्म कबूल लिया। वह ऑटोमेशन कैसल का मालिक है। उसने माना कि उपहार जायज था, लेकिन रकरक को भरोसा नहीं हुआ। अगर उपहार की कोई कीमत नहीं थी तो लालची साल कैट मूर्ख उसे क्यों ठुकराते। रकरक समझ गया कि ऑटोमेशन कैसल मुफ्त नमक देकर काले शल्क वाले कबीले की सुरक्षा चाहता है। जैसे ही जनजाति उस नमक पर निर्भर हो जाएगी, वे निश्चित रूप से किले पर हमले या लूटपाट को लेकर चिंतित होने लगेंगे। स्वचालन के कारण किले का पतन होने का मतलब होगा छिपकली जैसे इंसानों के लिए और नमक। हवी इन इरादों से इनकार नहीं करता, पर इसे सौदा कहता है। वह रकरक को याद दिलाता है कि इस सौदे से ब्लैक स्केल जनजाति को फायदा होगा। इसलिए वह जानना चाहता है कि रकरक ने मना क्यों किया। रकरक बताता है कि जब वह ऑटोमेशन कैसल पर कब्जा कर सकता है तो उसे उसकी रक्षा क्यों करनी चाहिए। इंसानों को भगाने पर ब्लैक स्केल जनजाति के पास किला, घाटी और संसाधन रहेंगे। और यही है। हवी को सल्काइट से यही जवाब मिला था, जिससे सौदा टूट गया। हवी इसे युद्ध की घोषणा बताकर दबाने की कोशिश करता है, लेकिन रकरक स्पष्ट करता है कि कूटनीति छिपकली जैसे इंसानों का काम नहीं। वे वही चुनते हैं जो उन्हें फायदा दे। हवी ऑटोमेशन कैसल की शक्ति का बखान करके डराने की कोशिश करता है। रकरक मानता है कि काली पपड़ी वाली जनजाति को नुकसान होगा, पर जोर देता है कि वे फिर भी कब्जा कर सकते हैं। अंत में वे नीले की देवता पर विश्वास करते हैं। अगर देवता ने हस्तक्षेप किया तो महल की दीवारें मिट्टी की तरह ढह जाएंगी और सैनिक कुचल दिए जाएंगे। और तो और महल का स्वामी उनके ठीक सामने बैठा है। उसे मार गिराना विजय को बच्चों का खेल बना देगा। यह सुनकर वह आदमी जोर से हंसता है। उसे पूरा यकीन है कि रकरक उसे मारने की हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि अगर वह मर गया तो रकरक के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं बचेगा कि ऑटोमेशन महल का अगला उत्तराधिकारी कौन बनेगा। शुरुआत में रकरक को यह जानकारी कम उपयोगी लगती है। हवी उसे गो नामक खेल सिखाने का निर्णय लेता है। इसमें खिलाड़ी रेखाओं पर काले सफेद पत्थर रखते हैं। रणनीति सरल है, प्रतिद्वंदी को घेरना। हवी उन्हीं पत्थरों में से एक है। यह युद्ध 2 देवताओं द्वारा खेला गया गो है। रकरक और उसका प्रतिद्वंदी उच्च शक्तियों के पत्थर है। ब्लैक स्केल जनजाति दूसरे दौर में है और ग्नोल्स से भिड़ रही है। इस बार दांव पर ऑटोमेशन कैसल है। जो जीतेगा वही इसका मालिक होगा। हवी जानता है कि रकरक उत्तराधिकार में दखल दे रहा है। महल के अंदर छिपकली जैसे लोग और उनके अनुयायी उसके बच्चों से संपर्क कर रहे हैं, उन्हें अपने ईश्वर में विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। अब उसके कुछ बच्चों को लगने लगा है कि राज खुल गया है और रकरक इसे छुपाने की कोशिश नहीं करता। कैसल पर कब्जा करने का सबसे अच्छा तरीका ऑटोमेशन है, जिसमें खून खराबा नहीं होता। रकरक ने यह कैसे किया, समझने के लिए 3 हफ्ते पहले की बात याद आती है। हेगेमोनिया, पेरिशेड वर्ल्ड का दूसरा खिलाड़ी, नेबुला के पास आता है। वह दोस्त की तरह बात करना चाहता है, लेकिन नेबुला सीधे मुद्दे पर आने को कहता है। पता चला कि ऑटोमेशन कैसल के लिए उन्हीं 2 खिलाड़ियों को चुना गया है। खेल अभी शुरुआत में है और शीर्ष खिलाड़ी भिड़ रहे हैं। स्थिति बिगड़ रही है। यह आखिरी दौर है। हारने वाला हमेशा के लिए बाहर होगा। नेबुला को हेगेमोनिया की शैली पता है। उसकी सूझबूझ बेमिसाल है। वह कई काम कर सकता है और शुरुआती लड़ाइयों में माहिर है। ऐसी लड़ाई नेबुला नहीं चाहता। सीधे युद्ध के बजाय नेबुला अलग रास्ता चुनता है। वह विरोधी भविष्यवाणियों को सक्रिय करता है। पेरिशेड में खिलाड़ी अपनी दिव्यता का स्तर 6 पर इस कौशल का उपयोग कर सकता है। यह खोज वे खुद को सौंपते हैं। इसे पूरा करने पर अधिक अनुभव मिलता है। असफल होने पर विनाशकारी परिणाम होते हैं। असफल भविष्यवाणी से खिलाड़ी अपने अनुभव और आस्था अंक खो देता है। और भी बुरा, यह नकारात्मक घटना पैदा कर सकता है। अब जब 2 खिलाड़ी बनाते हैं, विरोधाभासी भविष्यवाणियां बनाएं। एक को इनाम मिलेगा, दूसरे को सजा। हेगेमोनिया इसमें पूरी तरह शामिल है। वह जानना चाहता है कि भविष्यवाणी किस पर होनी चाहिए। नेबुला को याद है कि ऑटोमेशन कैसल में नए लॉर्ड के चुनाव का समय आ रहा है। उत्तराधिकार अनुष्ठान का सही समय केवल वर्तमान लॉर्ड को पता है। इसलिए नेबुला प्रस्ताव रखती है कि अगला लॉर्ड कौन होगा। उन्हें वर्तमान स्वामी के 5 बच्चों में से एक को चुनना होगा। जब तक दोनों खिलाड़ी अलग अलग उत्तराधिकारी चुनते हैं और भविष्यवाणी करते हैं कि उनका चुना पात्र अगला स्वामी बनेगा, तब तक उनकी भविष्यवाणियां टकराएंगी।
हेगेमोनिया के पास पहले से भाई बहनों की सूची है। पहला है सबसे बड़ा बेटा डैन, लगभग 30 वर्ष का। वह बलवान, बुद्धिमान और हवी द्वारा विश्वसनीय है। स्वामी की सेवा करने वाले 4 कुलों में से 2 उसका समर्थन करते हैं, इसलिए वह उत्तराधिकारी बनने की संभावना में है। दूसरा है जून, लगभग 30 साल का, डैन का सौतेला भाई, जिसे लोग कमजोर समझते हैं। वह शायद ही कभी सार्वजनिक होता है और सिंहासन में रुचि नहीं रखता। उसे केवल एक कुल का समर्थन है, जो उसकी मां से है। तीसरी संतान है जिन, जो लगभग 30 साल की है और डैन की मां है। दान, स्वामी की पत्नी, उसे भैंस बदलकर पार्टियों में जाना और शिकारियों संग घुलना मिलना पसंद है। अंतिम कबीले का समर्थन भी है। चौथी है क्युंग, लगभग 20 की। उसकी मां पहली दूसरी से भिन्न है और हेगेमोनिया के अनुसार मां का निधन हो चुका है। क्युंग में कुछ रहस्यमय है, जैसे श्राप का प्रभाव, इसीलिए उसे स्वामी और कुलों ने अलग कर दिया है। 5वीं संतान मिन किंग है, जो किशोरावस्था में है और बहुत बुद्धिमान मानी जाती है। सबसे छोटी होने से वह स्वामी की प्रिय है। 5 उम्मीदवारों के परिचय के बाद अब खिलाड़ियों के लिए पात्र चुनने का समय है। हेगेमोनिया नेबुला को जितना समय चाहे देने को तैयार है, लेकिन नेबुला पहले ही तैयार है। वह चुनाव के लिए तैयार है। दोनों एक उत्तराधिकारी चुनते हैं और सिस्टम भविष्यवाणी कौशल को सक्रिय करने की तैयारी करता है। कौशल सक्रिय होने से पहले सिस्टम उन्हें परिणामों की चेतावनी देता है। नेबुला इसे स्वीकार करता है और चुनाव अंतिम करता है। हेगेमोनिया हुई के दूसरे बच्चे जून हुई को अगला लॉर्ड चुनता है। नेबुला चौथे बच्चे क्युंग हुई को चुनता है, जिसे शापित माना जाता है। हेगेमोनिया नेबुला के चुनाव से हैरान है। अब विरोधाभासी भविष्यवाणी सक्रिय हो गई है। अब राक और हवी की मुलाकात होती है। हवी को संदेह है कि ब्लैक स्केल्ड और नल ट्राइब अफवाहों से जुड़े हैं। दोनों सरदारों से मिलने के बाद भी उसका जीवित रहना इसकी पुष्टि करता है। उनके देवता संघर्ष कर रहे हैं और वह एक मोहरा है। अंत में रक बातचीत खत्म करता है। हवी के पास 2 विकल्प हैं, सलकैत या काली पपड़ी जनजाति, ग्नोल्स या छिपकली जैसे लोग, उग्र दांत वाले या नीले कीट देवता। ये उतना आसान नहीं है। ये कृपान, दांत वाले बाघ या तोते के मुंह में सिर डालने जैसा है। रक कहता है तोता बेहतर है, लेकिन सलकैत के अनुसार बाघ का मुंह बेहतर है। अभी हवी कोई कबीला नहीं चुनना चाहता। रक को लगता है हवी खुद को पत्थर बनने दे रहा है। हवी चर्चा खत्म कर जाने की तैयारी करता है, लेकिन पहले रक से एक आखिरी सवाल पूछता है। रक तैयार है। बोर्ड पर एक पत्थर भी है। क्या उसे गुस्सा या डर नहीं लगता? छिपकली जैसा आदमी मुस्कुराता है और बाद में जवाब देने का वादा करता है। कुछ देर बाद हवी अपने दल से मिलता है। यात्रा के दौरान बड़ी दाढ़ी मुंडवाने के बाद वह घोड़े पर स्वचालन महल की ओर लौटता है। लगभग 3 हफ्ते पहले क्युंग हुई को अकेले पहाड़ चढ़ते देखा। खैर, चढ़ना कहना सही नहीं होगा। नमक से भरी उसकी गाड़ी संकरे रास्ते से लुढ़क गई, जिससे वह चट्टान से चिपक गई। यहां क्युंग के बारे में कुछ जानकारी। उसे बताया गया है कि वह श्रापित है। कबीलों ने उसे बहिष्कृत किया और मां की हत्या का दोष दिया, लेकिन वह उन्हें दोष नहीं देती। बचपन से अजीब दुर्घटनाओं का शिकार होती रही है। 13 की उम्र में वह बाजार की सीढ़ियों से गिरी थी। जब वह 14 साल की थी, उस पर नमक चोरी करने का आरोप लगाया गया और उसे कुछ दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। फिर जब वह 15 साल की हुई तो वह बाथरूम के फर्श पर फिसल कर गिर गई। जी हाँ, सचमुच उस घटना में वह बाल बच गई थी। इसके अलावा उसके सिर पर पानी के घड़े गिरने की घटना और पागल कुत्तों के झुंड द्वारा पूरी रात पीछा किए जाने जैसी घटनाएं भी उसके जीवन में घटी हैं। तो जब आप सोचते हैं कि इस पहाड़ पर चढ़ना इतना कठिन नहीं होना चाहिए, तो क्या यह सही है? नहीं, यह गलत है। यह चढ़ाई अत्यंत थका देने वाली है। इस समय वह एक ऐसे ढलान वाले हिस्से पर पहुंच गई है जहां अब उसके पास पकड़ने के लिए कुछ भी नहीं बचा है। अगर वह तेजी से कूदे तो अगले किनारे तक पहुंच सकती है, लेकिन यह जोखिम भरा है। शुक्र है उसे ऐसा नहीं करना पड़ेगा। एक छिपकलीनुमा आदमी चट्टान पर उसकी मदद के लिए है। लड़की उसे पहली बार देख रही है और परिचय चाहती है, लेकिन आदमी को लगता है कि इस स्थिति में औपचारिक परिचय की जरूरत नहीं है। वह उसे साहसी मानता है क्योंकि उसने भूस्खलन की आशंका वाले संकरे रास्ते से नमक भरी गाड़ी ले जाने का साहस दिखाया। अगर पहिया न टूटा होता तो वह पहाड़ पार कर चुकी होती। उसके आग्रह पर छिपकली जैसे व्यक्ति ने अपना परिचय सेरान खच्चर के रूप में दिया। उसने इस मदद के लिए आभार व्यक्त किया और आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन सेरान ने उसे रोका क्योंकि उसका काम पूरा नहीं हुआ था। हालात तब और पेचीदा हो जाते हैं जब उसे पता चलता है कि यह छिपकलीनुमा आदमी उसका असली नाम जानता है। वह अपनी छुरी निकालती है और घातक नजरें डालती है। सेरान आत्मसमर्पण करता है और कहता है कि उसने उसका नाम सरदार रक से सुना था। सच कहूं तो वह मानता है कि सरदार ने ही उसे ढूंढने का आदेश दिया था। लड़की जानना चाहती है कि क्या वह सच में शिकारी रक गर्ड्स के छिपकलीनुमा आदमी और पहले चुने हुए व्यक्ति की बात कर रहा है। वह उलझन में है कि रक उसे क्यों ढूंढ रहा है। सेरिन को सब पता नहीं, शायद मुखिया अफवाहों के कारण उसे ढूंढ रहा है। क्युंग को नहीं पता कि वह किन अफवाहों की बात कर रहा है। वह रेशम खरीदने के लिए ऑटोमेशन कैसल से बाहर यात्रा कर रही है। सेरिन कहता है,
पहली अफवाह है कि लॉर्ड की दूसरी संतान नई लॉर्ड बनेगी। दूसरी अफवाह के अनुसार भगवान की चौथी संतान सिंहासन संभालेगी। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है कि ये अफवाहें झूठी है। आखिरकार वह एक नाजायज संतान है जिसे रोमेशन कैसल की राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं है। यह पूरी तरह संभव है कि उसके किसी भाई ने लाभ के लिए ये झूठी अफवाहें फैलाई हों, इसलिए उसे लगता है कि सेरान को उसकी तलाश नहीं करनी चाहिए। उसे अपने भाई बहनों को ढूंढना चाहिए। वह अपनी स्थिति को लेकर चिंतित है। यह आदमी उसकी पहचान जानता है जो गुप्त होनी चाहिए। वह सोचता है कि उसके पास जोखिम उठाने और उसे मारने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सेरिन जानता है कि वह क्या सोच रही है, इसलिए वह कहता है कि उसे भी रक्षा करने का आदेश मिला है। उसकी रक्षा करो। इससे वह उलझन में पड़ जाती है और लिजर्डमैन को स्थिति समझानी पड़ती है। वह शहर की अफवाहों को झूठ मानती है, लेकिन ऑटोमेशन कैसल का प्रमुख परिवार उन्हें नजरअंदाज नहीं करेगा। वे उसे खत्म करने की पूरी कोशिश करेंगे। उत्तराधिकार समारोह से पहले वह महिला मदद लेने से मना कर देती है और कहती है कि वह अपनी रक्षा खुद कर सकती है। लेकिन सेरान अपनी बात पर कायम है। वह आदेशों का पालन करेगा। अंत में वह बाल हटाकर सिर के सींग दिखाती है। उसने उन्हें काटा है पर वे फिर उगाएंगे। यह उसका अभिशाप है। सींगों से मां के गर्भ को चीरते हुए जन्म लेने और एक भाई बहन को मारने के बाद वह सोचती है कि वह दुर्भाग्य लाती है, इसलिए अकेले रहना पसंद करती है। सेरेन को उसकी हालत पर दुख है, पर शापित होने की परवाह नहीं। वह मुखिया के आदेश से कबीले की इच्छा का प्रतिनिधित्व करने आया है। अगर वह मना करती है तो बल प्रयोग करना पड़ेगा। क्यों अपनी स्थिति पर विचार करती है। अगर इस बड़े आदमी को डराना काम नहीं आया तो उसे झुकना पड़ेगा। इलाके को देखते हुए इस छिपकली जैसे आदमी के साथ यात्रा करना बुरा नहीं। आखिरकार उसने उसकी जान बचाने की कसम खाई है, मतलब अगर वह खतरे में पड़ती है तो वह मदद करेगा। उसे रेशम चाहिए, इसलिए वह नीचे जाकर लौटने का सोचती है। सेरेन उसे उसके पैर की चोट की याद दिलाती है। बिना सोचे समझे जंगल में जाने के बजाय बेहतर है वह मदद मांगना सीखे। लड़की शर्मिंदा हो जाती है। थोड़ी देर बाद वे रेशम लेकर सेरेन के साथ निकल जाते हैं। चलते चलते वह पूछती है कि उसकी लोकेशन कैसे मिली। सेरेन उसे मेंगजी के नाम से ढूंढ रही थी, पर उसके साथियों ने जानकारी के लिए रिश्वत नहीं मांगी। वे मुफ्त में जानकारी देने को तैयार थे। उन्होंने बताया कि सेरेन रेशम का कारोबार शुरू करना चाहती है। सेरेन को पता चला कि उनमें से एक ने उसे ठेला उधार दिया था जो उसने नहीं लौटाया। इस लड़की ने बेचारे आदमी को बुरी तरह ठग लिया है और वह कुछ दिनों से लापता है। सेरेन को यह देखकर हंसी आती है कि वह एक बड़ा व्यवसाय खड़ा करना चाहती है, लेकिन फिर भी वह हर व्यवसाय के मूल सिद्धांत यानी भरोसे को रौंद रही है। थोड़ी दूर चलने के बाद ऑटोमेशन का किला उनकी नजरों के सामने आ जाता है। तभी हालात बेकाबू हो जाते हैं। कोई उस पर चाकू फेंककर हमला करने की कोशिश करता है। सेरेन अपने शरीर से उसकी रक्षा करता है और चाकू उसके हाथ में ही फंस जाता है। उसे मारने वाले हरे जीव हैं। लगता है उत्तराधिकार की लड़ाई शुरू है। सेरेन सभी गोब्लिनों को हरा देता है। क्यों भी छिपकली योद्धा की कला देखकर हैरान है। इसी बीच यूरी को सारेन नामक कुख्यात छिपकली योद्धा याद आता है। सारेन पुष्टि करता है वह काली पपड़ी छिपकली जनजाति का श्रेष्ठ योद्धा है। वास्तव में उसने यूरी से सभी तकनीकें सीखी। दवाइयों की कला उसने जाउल से सीखी जब वह वहां नौकर था। जाउल ब्लैक स्किल जनजाति के आंतरिक मामलों की प्रभारी और रकरक की पत्नी है। सायरन उसकी देखरेख में था, इसलिए वह प्रतिभाशाली बना और कुछ तरकीबें सीखीं। इसके अलावा यूरी से युद्ध कला सीखने से उसका जनजाति में महत्वपूर्ण स्थान स्पष्ट होता है। कोई उसकी रक्षा करने आया, यह उसके लिए बड़ा बदलाव हो सकता है। अचानक सेरान को रेशम सौंपते देख वह चौंक जाती है। उसे यह विचार पसंद नहीं, पर चापलूसी जरूरी है। फिर वे ऑटोमेटिक कार तक पहुंचते हैं। एनिमेशन कैसल पहुंचने पर पता चलता है कि द्वार बंद है। अधिकारी लोगों को रोक रहे हैं। क्यों एक यात्री से पूछती है कि दरवाजे क्यों बंद हैं। लोमड़ी जैसा व्यक्ति उसे चेतावनी देता है कि वह अंदर न जाए, खासकर रेशम व्यापारी होने के कारण। अगर वह गई तो बाहर नहीं निकल पाएगी। स्पष्ट है कि कुछ आंतरिक मामले एनिमेशन कैसल में परेशानी का कारण है। ग्यो के घर में क्यों अपने व्यापारिक साझेदार ग्यो जंग से मिलती है, जिसने उसे गाड़ी उधार दी थी। कृतज्ञता जताने के बजाय वह खराब गाड़ी देने पर गुस्सा करती है। ग्यो जंग सोचता है कि गलती क्यों की है। वह पूछता है कि गाड़ी दुर्घटना के अलावा कुछ और हुआ था या नहीं। क्यों बताती है कि उस पर जानलेवा हमला हुआ था, जिसमें वह छिपकली जैसे दिखने वाले व्यक्ति की मदद से बची। सायरन परिचय देता है और ग्योजुंग भी जवाब देता है। वह ऑटोमेशन कैसल के 4 परिवारों में से एक जियो परिवार का मुखिया है। सायरन खुश होकर घोषणा करता है कि हत्या का प्रयास करने वाले गोब्लिनों ने दावा किया है कि जियो परिवार का इससे कोई संबंध नहीं है। जियो परिवार का मुखिया जोर देकर कहता है कि उसका परिवार ऐसी हरकत नहीं करेगा। फिर क्यों पूछता है कि ऑटोमेशन कैसल में इतनी कड़ी निगरानी क्यों है। उसे पूरा विश्वास था कि शापित चौथी बेटी पर हमले से किसी को फर्क नहीं पड़ेगा।
लेकिन पता चला कि महल में भी हत्या का प्रयास हुआ था। महल के स्वामी के बाद ऑटोमेशन कैसल का उत्तराधिकारी उसका भाई हवी डैन गायब हो गया। कुछ समय बाद तीनों उस कमरे में जाते हैं जहां हत्या का प्रयास हुआ था। वह कमरा क्यों को पुरानी यादों में ले जाता है। बचपन में सेरेन अपने भाई के करीब थी, लेकिन समय के साथ दूरियां बढ़ीं। अचानक सेरेन को जमीन पर खून के धब्बे दिखते हैं जो साफ बताते हैं कि खून पोंछा गया था। इतने बड़े धब्बे से समझ आता है कि पीड़ित मर चुका है। अधिकारियों को सबूत मिले हैं, लेकिन शव नहीं मिला। सुराग मिलने पर उन्होंने किले के दरवाजे बंद कर दिए ताकि अपराधी लाश बाहर न ले जाए। लाश सड़ेगी और बदबू आएगी, तब अपराधी जल्द पकड़ा जाएगा। फिर भी क्यों को यह अजीब लगता है। अपराधी इतना बेवकूफ नहीं होगा कि ये न सोचे। खैर, ये उसकी समस्या नहीं है, वह ज्यादा न सोचने का फैसला करती है। अचानक उसे एक अशुभ उपस्थिति का आभास होता है। कोई काली शक्ति उससे बात कर रही है जो अपराधी को बेनकाब करने को तैयार है। उथल पुथल में डूबी सेरेन को महसूस होता है कि वह अस्वस्थ है। उसे उन सवालों के जवाब मिल गए हैं जिनकी वे जांच कर रहे थे। वह उस व्यक्ति के बारे में जानना चाहती है जिसके पास बड़ा बर्तन है जिसमें लाश रखी जा सकती है। उन्हें मांस रखने के बर्तन का उपयोग करने वाला चाहिए। 2 नाम है, कसाई या शिकारी। शव के सड़ने को रोकने के लिए नमक में संरक्षित करना अच्छा उपाय है। एक ऐसा व्यक्ति जो शिकारी को महल ला सके, जिसके पास नमक में मांस रखने के बर्तन हो, जो नियमित रूप से कार्यालय आता जाता हो। यदि उन्हें उल्लिखित शर्तों के आधार पर अपराधी का पता लगाना है तो इस विवरण से मेल खाने वाला एकमात्र व्यक्ति उत्तराधिकार का दावेदार भी है। वह व्यक्ति हुई जिन है जो क्यों की बहन है। बेशक क्यों का संदेह बिल्कुल सही था, इसलिए भले ही उसने महल के कुछ ही लोगों के साथ ये जानकारी साझा की थी, लेकिन जब तक सभी को डैन की मृत्यु के बारे में पता चला तब तक वे जिन को मुख्य संदिग्ध मान चुके थे। विकल्प न होने पर जिनको महल से भागना पड़ा क्योंकि उसका भेद खुल गया था। लेकिन उसकी यात्रा को उसकी छोटी बहन हुई मिन ने अचानक रोक दिया। उसने अपनी ही बहन पर घात लगाकर हमला किया और उसकी आंखों के सामने उसकी हत्या करवा दी। फिर उसके भाई ने भी उस पर घात लगाकर हमला किया और जिनकी देखभाल करने आए आदमियों के साथ मिलकर उसे भी चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। ये तीनों भाई बहन पहले ही मर चुके हैं, इसलिए अब जून का रास्ता लगभग साफ हो चुका है। इस आदमी का लक्ष्य अब हमारी लड़की क्यों ही थी। कुछ दिनों बाद क्यों को खबर मिली कि जिन और मिन उसी जगह मृत मिले जहां अन्य शव थे। उन्हें डैन का शव मिल गया। अब तो मूर्ख भी समझ जाएगा कि इन हत्याओं के पीछे कौन है। जाहिर है जुनहोई ही है। उसे पता था कि जिन पहले हमला करेगा और मिन इसे मौका मानेगी। भाई बहनों की नापाक योजनाओं को जानकर उसने इंतजार किया जब तक वे अलग नहीं हुए। मिन को भी पता है कि उस पर हमले में जुनहोई का हाथ था। अगर सेरेन ने उसकी जान न बचाई होती तो लोग इसे लूटपाट ही समझते। आखिर वो समय आ गया। क्यों मुसीबत में है और तैयार है। ग्योजंग उसे ग्यो कबीले की बैठक बताता है। अन्य परिवार जून हवी का समर्थन करते हैं, पर ग्यो कबीले ने उस पर दांव लगाया है। लड़की आभारी है। जंग स्पष्ट करता है कि वे रिश्ते से बाहर पक्षपात नहीं कर रहे। चूंकि ये एक रणनीति है, जियो परिवार चाहता है कि वह बचे। जाने से पहले वह वादा करती है कि इस बार पूरी कोशिश करेगी। वह सच में जीवित रहना और इस सदमे से उबरना चाहती है। आखिर कोई है जिसने उस पर भरोसा किया है और वह उन्हें निराश नहीं करना चाहती। अगले दिनों में क्योंग एक बैठक में शामिल होती है। जियो परिवार के सदस्य जून हवी को खत्म करना चाहते हैं, लेकिन फिर भी यह इतना आसान नहीं है। संग और टाउ वंश उसके पक्ष में है। इस उत्तराधिकार युद्ध को जीतने का तरीका है कि वे स्योक्स वंश को अपने पक्ष में करें। बहस के दौरान क्योंग ने देखा कि उसके सींग तेजी से बढ़ रहे हैं। अब वे इतनी तेजी से बढ़ते हैं कि वह बार बार काटने की जहमत नहीं उठाना चाहती। अगर सेरेन को पता होता कि खून निकलेगा तो वह कोशिश भी नहीं करने देता। खैर, वह अपनी स्थिति पर विचार करती है। 1 हफ्ते पहले वह रेशम व्यापार में थी, अब वह उत्तराधिकार संघर्ष में है। तभी एक रिपोर्टर आता है और ऑटोमेशन कैसल के स्वामी के जल्द आने की खबर देता है। शायद वे कल सुबह तक पहुंचेंगे। साथ ही जासूस केवल क्योंग से संपर्क करना चाहते थे। जैसे ही वह पास आकर कुछ दिलचस्प बातें फुसफुसाता है, हमें पता चलता है कि वह हत्यारा है। लेकिन कियांग के अंगरक्षकों ने उसे तुरंत पकड़ लिया। वह खंजर भी नहीं चला पाया कि मारा गया। वह ज्यू कबीले का था। विरोधी पक्ष ने उसे रिश्वत दी थी। यह सोचकर कि वे अपने लोगों पर भरोसा नहीं कर सकते, स्थिति खराब हो जाती है। हालात और बिगड़ गए हैं क्योंकि बाहर भीषण लड़ाई छिड़ गई है। जून ऑटोमेशन कैसल के स्वामी के आने से पहले उसकी रक्षा करना चाहता है, इसलिए उसे भागने को कहा गया है। उनके पास इस भूमिगत रास्ते का ही विकल्प है। लड़की इस नाले से गुजरने को उत्साहित नहीं है, लेकिन कोई विकल्प नहीं है और वे अंदर चले जाते हैं। इस बदबूदार जगह से गुजरते हुए सेरेन को उम्मीद नहीं थी कि लड़की टिक पाएगी। वह कहती है,
उसे पहले भी शौचालयों में गिरने का अनुभव है। उस दिन गिरने पर वह मरने वाली थी, लेकिन मल के डेर ने बचा लिया। फिर वह बिना किसी चोट के लुढ़कते हुए सीधे नाले तक पहुंच गई, लेकिन वहां पर रोशनी की एक भी किरण नहीं थी। जब वह अपनी भयानक मौत के मुंह में जाने ही वाली थी, तभी अचानक उसे एक तैरती हुई रोशनी दिखाई दी। उसने उस खतरनाक रोशनी का पीछा किया और आखिरकार नाले से बाहर निकलने में सफल हो गई। उसे रास्ता दिखाने वाले कीड़े जुगनू थे, और यह बात कि ये कीड़े ऐसी जगह पर नहीं पाए जाते सचमुच किसी चमत्कार से कम नहीं थी। खैर, सेरेन को जल्दी ही समझ आ जाता है कि उसे किसने बचाया। वह ये बात कहता नहीं, लेकिन दिखावा करता है कि कोई अलग प्रजाति का जीव शौचालय में आया होगा। आखिरकार वे बाहर के दरवाजे तक पहुंचते हैं। सेओन आगे बढ़ने का निर्णय लेती है। अगर वह नहीं लौटता तो उसे विपरीत दिशा में भागने को कहा जाता है। जब वह आदमी जाता है तो क्यूंग सोचती है कि सेरेन कितना दयालु है। वो आज तक उसी के कारण जिंदा है। 3 हफ्तों से वो उसकी मर्जी के खिलाफ लड़ रही है, पर वो अड़ा है। अचानक कुछ अप्रिय आवाजें सुनाई देती हैं, जो चेतावनी याद दिलाती हैं कि भागना सही नहीं। पर वो डर पर काबू पाकर सीधे दोस्त को बचाने दौड़ती है। नाले से बाहर आते ही सेरेन भाले से घायल दिखती है। उसका भाई जून भी वहीं है और छिपकली को मारकर बड़ा समझ रहा है। सेरेन घायल होते हुए भी कमजोर नहीं दिखता। जून को छिपकली का साहस पसंद आता है। वह साथियों को छिपकली को छोड़कर क्यूंग पर ध्यान देने को कहता है, पर सेरेन ऐसा नहीं होने देता। वह आगे बढ़कर उन बदमाशों पर हमला कर देता है। इसके बाद जब वह अपनी पीठ में धंसे हुए भाले को निकालता है तो वह उसके द्वारा लिए गए गलत निर्णयों पर अपनी गहरी निराशा और असंतोष व्यक्त करता है। हालांकि भाग जाना ही सबसे अच्छा विकल्प था और यही करना सही होता, फिर भी उसे उसकी हिम्मत पसंद है। उसने भागने के बजाय लड़ने का जोखिम लिया। वह उसे अपने जैसा मानता है। उसे सिर्फ रक्षा का आदेश था, जान जोखिम में डालने का नहीं। फिर भी उसने किया। जब वे दुश्मन से लड़ने खड़े थे, जून ने कहा, उनमें से एक को मारो और रेशम से भरी गाड़ी पाओ। उन चापलूसों की इस छिपकलीनुमा को मारने की जितनी इच्छा है, उतना ही वे संशय में भी हैं। उन्हें डर है कि यह छिपकलीनुमा ही कहीं चुना हुआ व्यक्ति न हो। लेकिन उनका बुद्धिमान नेता उन्हें याद दिलाता है कि अगर वह चुना हुआ व्यक्ति होता तो भाले से पीठ में वार होने तक अपनी शक्ति छिपाता नहीं। इसी बीच सेन अपनी स्थिति का जायजा ले रहा है। दूसरी तरफ की दीवार ज्यादातर नमक के क्रिस्टल से बनी है और यह पास की एक नमक की खान से जुड़ी है। वह लड़की से कहता है कि उन्हें दाईं ओर जाना है, जिससे वह उलझन में पड़ जाती है क्योंकि वहां एक बड़ी दीवार है। सारी सेरान मानता है कि वह चुना हुआ नहीं है, लेकिन वह साधारण छिपकली भी नहीं है। आखिर वह अपने कबीले का दूसरा सबसे अच्छा योद्धा है। दुश्मन बढ़ता है, वह उसे दाईं ओर दौड़ने को कहता है। मेरा साथी सिर के ऊपर हाथ रखता है और ताकतवर आर्मेंडिलो की तरह दीवार तोड़ते हुए आगे बढ़ता है। जून चौंक कर गुंडों को पीछा करने का आदेश देता है। दोनों खतरे से बच गए हैं, पर सेरान घायल है और खून बह रहा है, जिससे भागना मुश्किल है। स्थिति तब बिगड़ती है जब वे बंद रास्ते पर पहुंचते हैं। वह भाले का हिस्सा निकालने का सुझाव देती है, पर वह मना करता है क्योंकि ऐसा करने से खून बेकाबू हो जाएगा। अचानक क्यूंग रोने लगती है। सेरेन ये देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। ये देखकर वह हैरान नहीं होता कि वह रो रही है, बल्कि वह इस बात से खुश होता है कि वह उसके लिए आंसू बहा रही है। लड़की अपने आसपास के लोगों पर आने वाले दुर्भाग्य के लिए खुद को दोषी मानती है और वह इसे अपने श्राप का परिणाम मानती है। हालांकि सेरेन ऐसा नहीं मानता। वह याद दिलाता है कि पिछले हफ्तों में कितने खतरे आए, फिर भी उसने हर चुनौती का सामना किया और बच गई। लोग इसे सौभाग्य कहते हैं। यही पल सब कुछ बदल देता है। उसका नजरिया बदल जाता है और वह मानती है कि वह सच में सौभाग्यशाली है। सेरेन को उनकी पहली मुलाकात याद है। उस दिन वह रेशम लाने चट्टान से नीचे उतरा। करते समय उसने गाड़ी में कुछ अजीब देखा। ऐसा लगा कि किसी ने जानबूझकर उस हिस्से को नुकसान पहुंचाया था जो धुरी को रखता है। उसने गाड़ी तब ली थी जब लड़ाई शुरू नहीं हुई थी। पिछली घटनाओं में शौचालय का फर्श भी संदेहजनक है कि बच्चे के वजन से टूटा। उसका मानना है कि लॉर्डशिप की लड़ाई से अलग कोई उसे मारना चाहता था। फिर वह अशुभ आवाज उसके दिमाग में गूंजती है। वह आवाज क्यूंग का पर्दाफाश कर देती है कि वह अनजान होने का नाटक कर रही थी। असल में वह जानती थी कि कौन उसे निशाना बना रहा है। अंततः उसका भाई और उसके गुंडे उन्हें घेर लेते हैं। वह खुश है कि अब वे नमक की खान में फंस गए हैं। अब वे दीवारें तोड़कर भाग नहीं सकते। संकेत मिलते ही उनके साथी घायल दुश्मन की ओर दौड़ते हैं। फिलहाल सेरान की किस्मत ही उसका सहारा है, जिसने हमेशा क्योंग की मदद की है। हालात खराब है। फिर एक चमत्कार होता है। दोनों पक्षों के बीच बिजली का गोला प्रकट होता है। तभी स्टिंगरे प्रकट होता है, खुशखबरी लेकर। सायरन म्यूल चुना गया है। उसके चमचे समझ नहीं पा रहे कि वह क्या बड़बड़ा रहा है। उनका नेता धैर्य खो रहा है और आगे बढ़ने का आदेश दे रहा है। सायरन चुने गए लोगों में से एक बनकर हैरान है। उसके कबीले से केवल 5 लोग थे। उसे मिलाकर 6 हो गए। शायद चुने हुए किसी की मृत्यु हो गई हो।
वह व्यक्ति स्टारगेजर है जिससे उत्तराधिकारी की जगह खाली हुई। सेरन, जो कबीले में दूसरा सबसे साहसी है, इस जिम्मेदारी के योग्य है। अब से वह ईश्वर की इच्छा का प्रतिनिधि होगा। ईश्वर की इच्छा मानने वालों में उसकी शक्ति ग्रहण करने की क्षमता होती है। अब वह चुने हुए लोगों में है। लगता है युद्ध का रुख बदलेगा। राक्षस के गायब हो जाने के बाद सरदार अपने साथियों को मौका देकर हमला करने का आदेश देता है। गुंडे, जो पूरी तरह से बेखबर है, अपनी मौत की ओर तेजी से भागने लगते हैं। लेकिन हमारा चार्लिजार्ड पूरी तरह से ऊर्जा से भरा हुआ है और उसे कोई रोक नहीं सकता। वह अपने पेट से भाला निकालने के बाद तब खून बहना रोकने के लिए घाव को तुरंत जला देता है। उसकी ओर बढ़ रहे बेचारे लोग शायद अपनी भयावह स्थिति को पूरी तरह से समझ नहीं पाए हैं और यह उनके लिए अनजाना है। अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए वह बिजली गिराता है, जिससे पूरा झुंड बिजली के झटके से बेहोश हो जाता है। बचे हुए झुंड के सदस्य तुरंत पीछे मुड़ जाते हैं और अपने कायर नेता के साथ भागने की कोशिश करने लगते हैं। बेशक मुझे लगता है कि सेरान हमले के बाद थकी है। वे हमारे दोनों साथियों को पकड़ने का मौका खो रहे हैं, लेकिन क्यों को इसका एहसास नहीं है। इतनी शक्ति के प्रभाव से ब्लैक स्केल जनजाति क्लिप्ड ईयर जनजाति से क्यों नहीं लड़ती? ऐसा लगता है कि सेरान को कारण पता है। इस शक्ति की कुछ कमियां हैं जो इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करने से रोकती हैं। सेरान को मानसिक थकावट महसूस हो रही है। शायद इसीलिए ओवेन हमेशा सिगरेट पीता था। क्यों को उसकी चिंता होती है, लेकिन वह कहता है कि वह ठीक है। अब जब वह शक्ति का उपयोग नहीं कर रहा तो बेहतर महसूस कर रहा है। खून बहना रुक गया। कुछ समय बाद सेरिन को रास्ते में बाकी लोगों को जलाते देखा जा सकता है। हेगेमोनिया भी थी, जिसने जुनहवी पर दांव लगाया था, जिसे उत्तराधिकार समारोह का विजेता माना जा रहा था। हेगेमोनिया के पास नेबुला को जीतने से रोकने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने सेरिन से लड़ने के लिए अपने कृपाण दांत वाले शेर को भेजा। हमारे दोनों साथियों को नहीं पता था कि यह बड़ी बिल्ली कहां से आई। बाघ का सब्र टूटा है और वह झपटता है। सेरान भी पीछे नहीं हटता। वह अपनी ताकत से बाघ को बिजली का झटका देता है और उसे भून देता है। इस समय क्योंकि सोचने की शक्ति घट रही है। एक कृपाण दांत वाला बाघ स्वचालन महल में कैसे घुस आया? कुछ घंटों में उसने इतनी अविश्वसनीय चीजें देख ली हैं कि वह बेहोश होने वाली है। इस गुफा के बाहर एक और अजीब घटना देखना क्यों के लिए सबसे बुरा था। आखिरकार उन्होंने जून को घेर लिया, जिसने अपनी हालत की शिकायत करने की हिम्मत की। उसकी इस हिम्मत ने क्यों को बहुत गुस्सा दिलाया, क्योंकि इस गड़बड़ की शुरुआत उसी ने की थी। अपने किए की जिम्मेदारी लेने के बजाय उस कमीने ने सारा दोष क्यों पर डाल दिया, क्योंकि उसने विरासत के झगड़े में दखल दिया था जो भाई बहनों के बीच ही होना चाहिए था। वह बाहरी लोगों को शामिल करने का आरोप लगाता है जो मनुष्यों के लिए खतरा है। हमारे साथियों के पीछे छिपे लोग अचानक हमला करते हैं लेकिन मारे जाते हैं। जून को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। इस छिपकली जैसे व्यक्ति की सहनशक्ति और ताकत अविश्वसनीय है, खासकर जब खून की कमी से उसे थककर गिर जाना चाहिए था। अंत में हमारी नायिका अपने पाखंडी भाई को करारा जवाब देती है। वही व्यक्ति ऑटोमेशन कैसल के विकास में बाधक है। ऑटोमेशन कैसल व्यापार पर निर्भर है, लेकिन आसपास की शक्तियों से संबंध न रखकर खुद को अलग कर रहा है। इससे उसका प्रभाव कमजोर हो सकता है और बुरी मंशा वाली शक्तियां कैसल पर आक्रमण कर सकती हैं। काश उसका भाई समझदार होता तो ये बेवकूफी न करता। दूसरी ओर वो बाकी भाई बहनों की तरह मूर्ख नहीं है। वो ऑटोमेशन कैसल के लिए कुछ बड़ा करना चाहती है। उसकी बातों का इस आदमी पर असर नहीं होता। वो कहता है कि उसने उसे कभी भाई बहनों में नहीं गिना। इस बयान के साथ वो पंखा फैलाता है, जिसे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। शायद ये कोई संकेत है। उसे लगता है कि यह इशारा सामने गोदाम में छिपे हथियारे को सचेत करने के लिए है। दरअसल एक तीर उनकी ओर आता है, क्योंकि डरावनी परछाई उसे आगाह करती है। परछाई से साफ है कि तीर नहीं रोका तो वे मर जाएंगे। वह पहले ही धीमी हो चुकी है। दूसरी ओर सेरिन ने तीर देख लिया है। हालांकि उसके पास 1 सेकंड की कमी रह गई थी। उस अशुभ शक्ति ने तीर चलने से पहले ही उसे इस हथियारे के बारे में चेतावनी दे दी होती, लेकिन उसके सींग अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुए थे, इसलिए यह संभावना खत्म हो गई। अब क्यों को कोई ऐसा तरीका सोचना होगा जिससे वह आने वाले तीर से बच सके। लड़की कुछ देर सोचती है और उसे लगता है कि हवा चलने से तीर दूसरी दिशा में मुड़ सकता है। वह रहस्यमयी शक्ति इसे स्वीकार कर एक छोटा बवंडर बनाती है। तीर भटक जाता है। सभी चौंकते हैं, क्यों भी। वह इस शक्ति के स्वरूप पर सवाल करती है। ये शक्ति क्या है? अभिशाप या सौभाग्य? शक्ति कहती है कि वह कुछ नहीं है। वह भविष्य की संभावनाएं देख सकती है और चुनाव कर सकती है, जो रास्ता परिस्थिति के लिए सबसे अच्छा हो और सबसे लाभकारी। सरल शब्दों में सत्ता संभावना को नियंत्रित कर सकती है ना? तभी सिस्टम नोटिफिकेशन नेबुला को कियांग के राक्षसी गुण के जागृत होने की सूचना देता है। इसे संभावना कहते हैं। हेगेमोनिया सोचता है कि वह बड़ा मूर्ख है, क्योंकि उसने सोचा कि क्यों का अभिशाप नहीं था। ब्रो इस गलती पर पछता रहा है, जबकि नेबुला मजे कर रही है। हेगेमोनिया को पूरा यकीन था कि पात्र को शापित शक्ति समझा गया। फिर क्या हुआ?
वह निबुला को बदलने का दोष देता है। निबुला याद दिलाती है कि विवरण हमेशा यही था, उनके आने से पहले भी। सवाल है, निबुला को राक्षसी गुण कैसे पता चले? दरअसल निबुला को भी शुरू से नहीं पता था। उसे लगा यह अभिशाप है जो दुर्भाग्य लाता है। फिर नेबुला को समझ आया कि क्यूंग के साथ हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं उसकी हत्या के प्रयास थे। यह तब समझ आया जब शौचालय का फर्श टूटा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि नौकरानी ने लकड़ियों को पहले ही तोड़ दिया था। फिर भी जहां उसे चाकू मारा जा सकता था या दफनाया जा सकता था, लड़की सुरक्षित बच गई। तभी नेबुला कुछ जान हुआ कि क्यों के भीतर असंभावना नहीं बल्कि संभावना का राक्षसी गुण है जिसका सही उपयोग सौभाग्य ला सकता है। नेबुला सफल रहा, पर हेगेमोनिया को लगता है कि उसने हार नहीं मानी। उसका चरित्र जुनहोई अब भी पराजित नहीं है। स्थिति उसके पक्ष में झुक रही है। ऑटोमेशन कैसल का स्वामी आकर रुकने का आदेश देता है। चूंकि स्वयं स्वामी वापस आ गए हैं, इसलिए सारी अराजकता को समाप्त करने के लिए परिवार को अब लड़ाई बंद करनी होगी। स्वामी उत्तराधिकारी का चुनाव करेंगे। हेगेमोनिया को पूरा यकीन है कि स्वामी हुई जून को ही अपना उत्तराधिकारी चुनेंगे। आखिरकार पिता और पुत्र दोनों के राजनीतिक विचार लगभग एक जैसे ही हैं, जिससे क्यों को भारी नुकसान होगा। यहीं पर नेबुला उनसे पूरी तरह सहमत है। सच्चाई का क्षण अब आखिरकार आ ही गया है। स्वामी आगे बढ़ते हैं, झड़प रोकने का आदेश देते हैं और तुरंत उत्तराधिकारी की घोषणा करने का निर्णय लेते हैं। लेकिन फैसला सुनाने से पहले क्योंग एक सरल सवाल पूछती है, आपने मेरी जिंदगी खत्म करने की कोशिश क्यों की? यह सुनकर स्वामी चौंक जाते हैं, लेकिन वे तैयार दिखते हैं। दर्शक और जून क्योंग के साहसी आरोप से दंग रह जाते हैं। स्वामी इसे नकारते नहीं, पर पुष्टि चाहते हैं। लड़की कहती है कि उसे यह पहले से पता था, बस नजरअंदाज कर दिया। वह इस सच्चाई को मानना नहीं चाहती थी। सच यह है कि उसने उसे मारने की कोशिश की क्योंकि उसकी मां की मौत उसके जन्म पर हुई। वह जानती है कि उसने जानबूझ शापित नाम दिया, एक झूठ जो उसने खुद बनाया। पिता आखिरकार अपने गुनाहों को मान लेता है। उसकी पत्नी इतनी कमजोर थी कि वह बच्चे को जन्म नहीं दे सकी और उसकी मृत्यु हो गई। वह स्त्री उसके लिए खास थी और उसे खोने से उसे बहुत पीड़ा हुई। उस पल उसके मन में एक ही शब्द आया, अभिशाप। पिता ने सोचा कि क्योंकि सिंह ही वह अभिशाप थे जिससे उसकी मां रयो की मृत्यु हुई। महल के स्वामी का पद कठिनाइयों से भरा था। उसने भगवान की अनमोल चीज छीन ली। कबूलनामा खत्म होने पर क्योंग अपने पिता को निर्णय का मौका देती है, लेकिन जून बीच में दखल देकर पिता से पूछता है कि क्या वह अपराध बोध से क्योंग को चुनेगा। पिता अपने चिंतित बेटे को दिलासा देते हैं। थके और टूटे होने पर भी वह ऑटोमेशन कैसल के हित में निर्णय लेंगे। यह उनकी स्वतंत्र इच्छा का अंतिम निर्णय है। देवताओं की कठपुतली होते हुए भगवान निर्णय से पहले गहरी सांस लेते हैं। इसी बीच हेगेमोनिया नामक देवता प्रार्थना करता है कि स्थिति उसके पक्ष में हो। नेबुला को यह विडंबनापूर्ण लगता है। देवताओं से प्रार्थना व्यर्थ है क्योंकि हेगेमोनिया ही भगवान है। इसी बीच क्यों की शक्ति प्रकट होती है और भगवान के होंठों की हरकत से वह समझ जाती है कि वह ऑटोमेशन कैसल की अगली मालिक होगी। क्यों खुश नहीं दिखती क्योंकि उसके पिता अपराध बोध से उसे चुन रहे हैं। अगर उसका चयन हो जाता है तो जल्द ही यह अफवाह फैल जाएगी कि लॉर्ड ने दयावश अपनी बेटी को अपना पद सौंप दिया। जून इन अफवाहों को और हवा देगी। इससे उसे खुद पर शक होने लगेगा। उसे लगेगा कि उसका चयन केवल भाग्यवश हुआ है, योग्यतावश नहीं। यही कारण है कि ऑटोमेशन कैसल के चारों परिवार उसका साथ देने से इनकार कर देंगे और यहां तक कि उसे मिलने वाला कैसल लॉर्ड का पद भी खतरे में पड़ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए वह शैतानी संपत्ति से अनुरोध करती है कि वह अपने पिता की उत्तराधिकारी नहीं बनना चाहती। वह खुद उस पद को पाना चाहती है। उसके पिता उसे लॉर्ड नियुक्त करने से पहले वह बीच में दखल देती है और ऑटोमेशन कैसल की लॉर्ड बनने की इच्छा जताती है। उसके इस आत्मविश्वास से सब चौंक जाते हैं, खासकर उसका भाई। देखिए, सीधे लॉर्ड पद मांगना विद्रोह और सत्ता के लिए खतरा माना जाएगा। यही कारण है कि हर कोई इस बात से हैरान है कि आखिर उसे सैनिकों के सामने उसकी सत्ता को चुनौती देने और उसे धमकी देने की हिम्मत कहां से मिली। अपने चारों ओर के सभी लोगों को नीचा दिखाने के लिए वह सेरेन की ओर इशारा करती है। तभी वह छिपकलीनुमा प्राणी अपनी विद्युत शक्तियों का आह्वान करता है, जिससे बिजली का एक जोरदार झटका लगता है। इस बिंदु पर यह बात अब हर किसी के लिए पूरी तरह से स्पष्ट हो जानी चाहिए कि सेरेन ब्लैक स्केल जनजाति का चुना हुआ सदस्य है। भले ही उसके पास यहां मौजूद सभी को मारने की पूरी क्षमता न हो, लेकिन वह निश्चित रूप से लॉर्ड को मारकर उसे अपने साथ ले जाने की क्षमता रखता है। जून अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है कि वे सिर्फ बहादुरी का दिखावा कर रहे हैं। छिपकली जैसा आदमी बुरी तरह घायल है, उसके पास ताकत नहीं बची। लेकिन पिता अलग सोचते हैं। जब वह ब्लैक स्केल जनजाति से मिला तब उसने चुने हुए की शक्ति देखी। उसे यकीन है कि रक से पंगा लेना सही नहीं। लॉर्ड अपनी स्थिति गहराई से समझने लगता है। रक देवताओं का मोहरा है जो मेज पर रखा एक पत्थर है। यह पत्थर ऑटोमेशन कैसल के स्वामी को मूर्खतापूर्ण निर्णय लेने से रोकने का काम करता है।
खैर, वह उसे चेतावनी देता है कि यदि ऑटोमेशन कैसल का स्वामी अपने उत्तराधिकारी को नामित किए बिना मर जाता है तो ऑटोमेशन कैसल के परिवार अपने अपने परिवार के किसी सदस्य को अगला उत्तराधिकारी चुन लेंगे। इसका अर्थ है कि क्यों के पास कोई भी मौका नहीं बचेगा। कैंग स्थिति से पूरी तरह वाकिफ है और तैयार है। अगर ऐसा होता है तो वह ब्लैक स्केल जनजाति की मदद से महल से सभी को निकाल देगी जो उसके खिलाफ खड़े होंगे। उसका भाई उसे बुरी नीयत का कचरा कहकर चिल्लाता है। इस समय महल के स्वामी को पता है कि क्या करना है। वह कैंग को अपना पद सौंप देता है। कोई आश्चर्य नहीं कि वह नीच भाई हारकर गिर पड़ता है। कुछ दिन बाद ऑटोमेशन कैसल अधिक जीवंत होता है। स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि होती है और इसका श्रेय ऑटोमेशन कैसल को मिलता है।